हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों एवं शिक्षकों, मैं ऋषभ चंद्र शर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अभ्यास एकेडमी में। तो विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में गति चैप्टर के अंतर्गत हम अपने दो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, दिशा के साथ चाल एवं वेग में परिवर्तन की दर। अगर इस चैप्टर से संबंधित जो दो वीडियो मैंने अपलोड किए हुए हैं, अगर वो आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो पहले उन वीडियोज़ को आप देखें। उनके जो लिंक हैं मैंने आई बटन में भी दिए हुए हैं और डिस्क्रिप्शन में भी उनके लिंक मैंने दिए हुए हैं। तो बने रहिए इस वीडियो में अंत तक। अगर आपको हमारा पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर करें। तो आइए विद्यार्थियों, समय बर्बाद ना करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो विद्यार्थियों, इस वीडियो में सबसे पहला टॉपिक हम डिस्कस करते हैं दिशा के साथ चाल। तो आइए समझते हैं विद्यार्थियों, किसी वस्तु की गति की दर, किसी भी वस्तु की गति की दर को अगर आपको व्यापक तरीके से यानी कि ब्रॉड लेवल पर आपको अगर डिस्कस करना है, समझना है, तो हम क्या करते हैं, चाल के साथ दिशा को व्यक्त कर देते हैं। यानी कि अगर आपको किसी भी वस्तु की गति की दर को व्यापक रूप से समझना है तो चाल के साथ हम क्या करते हैं, दिशा को व्यक्त करते हैं। और यदि हम चाल के साथ दिशा को व्यक्त करते हैं तो चाल के साथ दिशा को व्यक्त करना ही क्या कहलाता है, वेग कहलाता है। यानी कि यहाँ पर एक अन्य भौतिक राशि से आपका परिचय हुआ है। अगर चाल के साथ आप दिशा को व्यक्त करते हैं तो इसी को ही क्या कहा जाता है, वेग कहा जाता है। तो वेग की डेफिनेशन हम देख लेते हैं। एक अन्य भौतिक राशि वेग यानी कि वेलोसिटी से यहाँ हमारा इंट्रोडक्शन हुआ है, परिचय हुआ है। तो अब हम वेग यानी कि वेलोसिटी की डेफिनेशन को समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए विद्यार्थियों समझते हैं। चाल में परिवर्तन की दर को वेग कहा जाता है। यानी कि विद रेस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि समय के साथ अगर किसी भी वस्तु की चाल यानी कि स्पीड परिवर्तित होती है, यानी कि उसकी चाल में क्या आता है, चेंजेस आते हैं, तो कहते हैं कि वस्तु में क्या है, वेग है। यानी कि चाल में परिवर्तन की जो दर होती है वही क्या कहलाता है, वस्तु का वेग कहलाता है। तो विद्यार्थियों, हम कह सकते हैं कि जो निश्चित दिशा में वस्तु की चाल होती है वही क्या होता है, वस्तु का वेग होता है। यानी कि चाल के साथ अगर हम दिशा को व्यक्त करते हैं तो हम कहते हैं कि एक अन्य भौतिक राशि वेग से हमारा परिचय हुआ है। तो विद्यार्थियों, निश्चित दिशा में वस्तु की चाल ही क्या कहलाती है, वेग कहलाती है। विद्यार्थियों, वेग की निर्भरता को हम समझते हैं कि वेग किन किन चीज़ों के ऊपर निर्भर करती है। विद्यार्थियों, जो वेग है यानी कि जो वेलोसिटी है वो वस्तु की चाल पर निर्भर करती है और दूसरा है वस्तु की गति की दिशा पर निर्भर करती है। यानी कि अगर वस्तु की चाल परिवर्तित होती है तो वेग भी वस्तु का परिवर्तित होगा, और यदि वस्तु की गति की दिशा में परिवर्तन होता है तो वस्तु के वेग में भी परिवर्तन होता है। यानी कि अगर वस्तु की चाल परिवर्तित हो तब भी वेग में परिवर्तन होगा, अगर वस्तु की गति की दिशा में परिवर्तन हो तब भी वेग में परिवर्तन होता है, और वस्तु की चाल और गति की दिशा दोनों में परिवर्तन होता है तब भी वेग में परिवर्तन होता है। तो विद्यार्थियों, जो वेग है यानी कि जो वेलोसिटी है वो दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड है, वस्तु की चाल और गति की दिशा। यानी कि अगर वस्तु की चाल और गति की दिशा दोनों में परिवर्तन होते हैं या इन दोनों में से किसी एक में भी परिवर्तन होता है तो वस्तु का जो वेग है यानी कि जो वेलोसिटी है उसमें भी परिवर्तन हमको दिखाई देता है। विद्यार्थियों, मानकर चलते हैं कि कोई भी वस्तु सीधी रेखा में बदलती हुई चाल के साथ क्या कर रही है, गति कर रही है। विद्यार्थियों, कोई भी वस्तु है, ये मानते हैं कि कोई भी वस्तु सीधी रेखा में बदलती हुई चाल के साथ क्या कर रही है, गति कर रही है। यानी कि हर समय में उस वस्तु की जो चाल है वो एक जैसी नहीं रहेगी, परिवर्तित होगी चाल। यानी कि वस्तु सीधी रेखा में बदलती हुई चाल के साथ अगर गति कर रही है तो उस वस्तु की गति के दर के परिमाण को हम औसत वेग के द्वारा व्यक्त करते हैं। तो उस वस्तु की गति के दर के परिमाण को हम औसत वेग के द्वारा व्यक्त करते हैं, और औसत वेग जो होता है विद्यार्थियों वो उसी तरह कैलकुलेट किया जाता है जिस तरह से हम औसत चाल को कैलकुलेट करते हैं। तो जिस तरह आप औसत चाल को कैलकुलेट करते हैं उसी तरह से आप औसत वेग को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। कब? जब कोई वस्तु सीधी रेखा में बदलती हुई चाल के साथ गति कर रही है तब। अब विद्यार्थियों, मानकर चलते हैं कि कोई भी वस्तु जिसका जो वेग है वो समान रूप से परिवर्तित हो रहा है, यानी कि हर टाइम इंटरवल पर उस वस्तु का जो वेग है वो समान रूप से परिवर्तित हो रहा है,
तब वस्तु का जो औसत वेग है वो कैसे कैलकुलेट किया जाता है, तब उस वस्तु का जो औसत वेग है यानी कि जो एवरेज वेलोसिटी है वो कैसे कैलकुलेट की जाती है। औसत वेग जो है वो इस तरह से कैलकुलेट किया जाता है, औसत वेग बराबर प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग अपॉन 2, यानी कि उस वस्तु की इनिशियल वेलोसिटी को फाइनल वेलोसिटी में ऐड कर दिया जाता है और उसको 2 से डिवाइड कर दिया जाता है। तो इस तरीके से आप औसत वेग कैलकुलेट कर सकते हैं, कब, जब वस्तु का जो वेग है वो समान रूप से परिवर्तित हो रहा है तब। विद्यार्थियों यहाँ पर जो प्रारंभिक वेग है उसको u से हम रिप्रेजेंट करते हैं और वस्तु का जो अंतिम वेग है उसको v से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर जो v जो लिखा हुआ है वो है एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2, यानी कि v इज इक्वल टू u प्लस v अपॉन 2। तो विद्यार्थियों इस प्रकार आप एवरेज वेलोसिटी यानी कि औसत वेग कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने एक फॉर्मूला लिखा हुआ है कि वेग बराबर चाल बटे समय। मैंने आपको बताया था कि चाल में परिवर्तन की दर ही क्या कहलाता है, वस्तु का वेग कहलाता है। तो वेग बराबर क्या हो जाता है, चाल बटे समय। ये वेलोसिटी को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है। वेलोसिटी इज इक्वल टू स्पीड अपॉन टाइम, यानी कि वेग बराबर चाल बटे समय। तो इस वाले फॉर्मूले का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट है वेग का मात्रक यानी कि यूनिट ऑफ वेलोसिटी। तो विद्यार्थियों यूनिट क्या होती है वेलोसिटी की, मीटर प्रति सेकंड, जिसको हम m/s से भी रिप्रेजेंट करते हैं, या इस तरीके से भी आप इसको लिख सकते हैं मीटर सेकंड की पावर -1, यानी कि ms की पावर -1। तो विद्यार्थियों ये हैं आपके वेग के मात्रक। तो इस प्रकार आप औसत वेग यानी कि एवरेज वेलोसिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब विद्यार्थियों नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं वेग में परिवर्तन की दर। तो आइए विद्यार्थियों समझते हैं। मानकर चलते हैं कि कोई भी वस्तु एक समान सरल रेखीय गति कर रही है, यानी कि वस्तु क्या कर रही है, एक समान सरल रेखीय गति कर रही है। तो समय के साथ वस्तु का जो वेग है वो नियत बना रहता है। विद्यार्थियों समय के साथ वस्तु का जो वेग है वो नियत कब बना रहता है, जब वस्तु एक समान सरल रेखीय गति कर रही है। तो हम ये कह सकते हैं कि जब वस्तु समान सरल रेखीय गति कर रही है, यानी कि एक समान सरल रेखीय गति कर रही है, तो समय के साथ वस्तु का जो वेग है वो नियत बना रहता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि किसी भी समय अंतराल में वस्तु के वेग में परिवर्तन शून्य होता है। तो विद्यार्थियों जब वस्तु एक समान सरल रेखीय गति कर रही है तो समय के साथ वस्तु का जो वेग है वो नियत बना रहता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि किसी भी समय अंतराल में जो वस्तु के वेग में परिवर्तन होता है वह शून्य होता है। अब विद्यार्थियों मानकर चलते हैं कि वस्तु असमान गति कर रही है, यानी कि वस्तु असमान गति जब करती है तो वस्तु के वेग में परिवर्तन होता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि किसी भी समय अंतराल में वस्तु के वेग में परिवर्तन क्या होगा, शून्य नहीं होगा। यानी कि वेग में जब परिवर्तन होता है कब, जब वस्तु करती है असमान गति। यानी कि जब वस्तु असमान गति करती है तो वस्तु के वेग में परिवर्तन होता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि किसी भी समय अंतराल में वस्तु के वेग में परिवर्तन शून्य नहीं होता है। तो विद्यार्थियों यहाँ पर हमारा इंट्रोडक्शन एक अन्य भौतिक राशि से होता है जिसको कहा जाता है त्वरण, यानी कि एक्सेलरेशन। तो इसकी परिभाषा यानी कि डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन क्या होगी, वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर त्वरण कहलाती है। विद्यार्थियों जब वस्तु असमान गति करती है, जब वस्तु असमान गति करती है तो वस्तु के वेग में क्या होता है, परिवर्तन होता है। यानी कि किसी भी समय अंतराल में जो वस्तु का वेग होता है वो शून्य नहीं होता है। तो हम कह सकते हैं कि वस्तु के वेग में परिवर्तन की जो दर है, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी जो होती है वही एक्सेलरेशन कहलाता है। यानी कि वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर त्वरण कहलाती है। तो विद्यार्थियों जब वस्तु के वेग में परिवर्तन होता है तो उस वस्तु में त्वरण उत्पन्न होता है। तो इस प्रकार की जो गति होगी वह कहलाएगी त्वरित गति। तो त्वरित गति तभी कहलाती है जब वस्तु के वेग में समय के साथ परिवर्तन होता है। तो विद्यार्थियों यदि आपको किसी भी वस्तु का एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है, एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण आपको निकालना है, तो उस वस्तु के वेग में जो परिवर्तन होगा उसको डिवाइड कर दिया जाता है वेग में परिवर्तन में लिए गए समय से। तो त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन बटा लिया गया समय। तो वेग में परिवर्तन आप कैसे कैलकुलेट करोगे, उस वस्तु की जो फाइनल वेलोसिटी v जो होगी उसमें से आप सब्ट्रैक्ट यानी कि माइनस कर दोगे, घटा दोगे किसको, इनिशियल वेलोसिटी को।
तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टी, तो a इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी। तो त्वरण बराबर क्या हो जाएगा, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग अपॉन समय। तो विद्यार्थियों इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके आप त्वरण यानी कि एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब नेक्स्ट देख लेते हैं इसका मात्रक यानी कि एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होगी। विद्यार्थियों एक्सेलरेशन की जो यूनिट होती है वो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होती है। इसको आप इस प्रकार से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, m/s की पावर 2। यहाँ पर जो m है वो मीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, स्मॉल m, और यहाँ पर जो स्मॉल s है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, टाइम सेकंड को रिप्रेजेंट कर रहा है। जो त्वरण का जो मात्रक है उसको आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, मीटर सेकंड की पावर -2। आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, m/s की पावर -2। यहाँ पर जो m है वो मीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है और यहाँ पर जो s है वो सेकंड को रिप्रेजेंट कर रहा है। आपको विद्यार्थियों पता होगा कि जो मीटर है वो किसकी यूनिट होती है, मीटर किसकी यूनिट होती है, लेंथ यानी कि लंबाई की यूनिट होती है। और जो सेकंड होता है s वो किसकी यूनिट होती है, किसकी यूनिट होती है विद्यार्थियों, टाइम की यूनिट होती है, यानी कि समय की यूनिट होती है। अब विद्यार्थियों समझते हैं कि त्वरण यानी कि एक्सेलरेशन को कब पॉजिटिव लिया जाए और कब नेगेटिव लिया जाए। तो समझते हैं विद्यार्थियों वेग की दिशा में त्वरण को लिया जाता है पॉजिटिव यानी कि धनात्मक, लेकिन वेग के विपरीत दिशा में त्वरण को यानी कि एक्सेलरेशन को क्या लिया जाता है, ऋणात्मक यानी कि नेगेटिव लिया जाता है। तो विद्यार्थियों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जो वेग की दिशा है यानी कि वस्तु की वेग की दिशा में एक्सेलरेशन को यानी कि त्वरण को पॉजिटिव लिया जाता है और वेग के विपरीत दिशा में त्वरण यानी कि एक्सेलरेशन को क्या लिया जाता है, नेगेटिव लिया जाता है। अब हम समझते हैं विद्यार्थियों एक समान त्वरण एवं असमान त्वरण क्या होता है एवं एक समान त्वरित गति एवं असमान त्वरित गति किसे कहा जाता है। विद्यार्थियों मानकर चलते हैं कि कोई भी वस्तु सीधी रेखा में गति कर रही है यानी कि स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रही है, तो उस वस्तु का जो वेग है वो समान समय अंतराल में एक समान रूप से या तो बढ़ता है या घटता है। अगर कोई वस्तु मानकर चले, अगर कोई वस्तु सीधी रेखा में गति कर रही है तो उस वस्तु का जो वेग है वो समान समय अंतराल में एक समान रूप से यदि बढ़ता है या फिर घटता है तो वस्तु के त्वरण को कहा जाता है एक समान त्वरण। और इस प्रकार एक समान त्वरण से जो वस्तु के अंदर गति उत्पन्न होती है वह कही जाती है एक समान त्वरित गति। लेकिन विद्यार्थियों बात करते हैं असमान त्वरण की। यदि वस्तु सीधी रेखा में गति कर रही है, स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रही है और उस वस्तु का जो वेग है वो समान समय अंतराल में असमान रूप से या तो बढ़ता है या घटता है, तो उस वस्तु में जो उत्पन्न त्वरण होगा वह कहलाएगा असमान त्वरण। और असमान त्वरण के प्रभाव में जो वस्तु गति करती है उस वस्तु की गति को असमान त्वरित गति कहा जाता है। तो विद्यार्थियों असमान त्वरित गति और एक समान त्वरित गति को एग्जाम्पल के थ्रू भी हम समझ सकते हैं कि स्वतंत्र रूप से गिरती हुई वस्तु की जो गति होगी वो एक समान त्वरित गति का ही उदाहरण है। अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को फ्री फॉल कराते हैं यानी कि स्वतंत्र रूप से आप उसको अगर पृथ्वी के ऊपर छोड़ते हैं तो उस स्वतंत्र रूप से गिरती हुई वस्तु की जो गति होगी वो एक समान त्वरित गति कहलाती है, यानी कि उस वस्तु का जो वेग है वो समान समय अंतराल में बढ़ता है। तो स्वतंत्र रूप से गिरती हुई वस्तु एक समान गति का ही उदाहरण है। लेकिन अब असमान त्वरित गति का उदाहरण देख लेते हैं। एक सीधी सड़क पर चलती हुई कार की जो गति होती है वो एक समान त्वरित गति का एग्जाम्पल नहीं है, वह असमान त्वरित गति का एग्जाम्पल है। यानी कि सीधी सड़क पर चलती हुई जो वस्तु की गति होती है यानी कि जो उसकी वेलोसिटी होती है वो समान समय अंतराल में असमान रूप से या तो बढ़ती है या फिर घटती है। तो हम कह सकते हैं विद्यार्थियों कि सीधी सड़क पर चलती हुई जो कार की गति होती है वह असमान त्वरित गति का उदाहरण है। तो मैं उम्मीद करता हूँ विद्यार्थियों आज का ये वीडियो आपके समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपका कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में अपने डाउट शेयर करें, मैं उनको सॉल्व करने में आपकी पूरी मदद करूँगा। तो फिर मिलते हैं विद्यार्थियों नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अपना ध्यान रखें, पढ़ाई करते रहें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।